तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट 2022 में आए हुए गणित के पेडागॉजी को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनके पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो मजदूरी जो है उसकी क्षमता के आधार पर मिलता है। जिसका ज़्यादा क्षमता रहता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो पहले क्षमता निकालना पड़ेगा। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उससे हमें टोटल काम निकलेगा। तो 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। ये 60 कैसे आया, एलसीएम निकाले तब। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि जो संख्या आए वो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 60 यूनिट काम है। अब ए की क्षमता निकालेंगे, तो ए की क्षमता निकालने के लिए 60 में 20 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 20 या 60। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। उसी प्रकार ए और बी की सम्मिलित क्षमता कितनी होगी, 15 से भाग करेंगे 60 में तो आएगा 4। तो ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जबकि बी के साथ मिलकर दोनों 4 यूनिट यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी अकेले कितना काम करेगा, तो बी का निकालना है तो 4 में हम 3 का भाग करेंगे। ए बी में ए का माइनस करेंगे मतलब 1। तो बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी अनुपात में उसको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि मेहनत ए ज़्यादा कर रहा है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब ए को इधर बनाते हैं ना, ए को कितना पैसा मिलेगा, ए एक दिन में काम कर रहा है 3 और दोनों मिलके कुल कितना काम करेंगे, 4। इंटू कर दो 400 के साथ, तो क्या होगा, हल करेंगे तो ये 100 बार में कटेगा तो 300 रुपया है। 300 रुपया किसे मिलेगा, ए को। वैसे ही बी को, जब कुल मजदूरी 400 है और ए को 300 मिल गया तो बी को कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। तो ए को 300 रुपया और बी को 100 रुपया मिलेगा। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। सीखना यानी रटना अर्थात यह क्या है, बैंकिंग मॉडल। अब इसको किसने दिया है, तो पाउलो फेरे के द्वारा दिया गया है। पाउलो फेरे के द्वारा बैंकिंग मॉडल दिया गया, जिसमें बच्चों को रटने पर बल दिया जाता है। रटवा रटवा के बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान को भरा जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो परीक्षा में सब कुछ लिख दे। तो बैंकिंग मॉडल जो रटने पर बल देता है, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। वह चिंतन के किस चरण पर है। तो रोहित जो है चिंतन के तीसरे स्तर पर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, संबंध या रिलेशन। इसी को इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोला जाता है, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वेन हिले के द्वारा ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर बताया गया था, जिसके पहला जो स्तर होता है उसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में बच्चा जिस आकृति को देखता है उसे उसी रूप में उसकी बनावट के आधार पर याद करता है। जैसे जब वो सर्कल देखता है तो वो रोटी जैसी आकृति के रूप में इसको समझता है। जब वो आयत को देखता है तो वो बिस्किट जैसी आकृति के रूप में वो उसको समझ पाता है। दूसरा जो स्तर होता है उसको बोला जाता है एनालिसिस, विश्लेषण की अवस्था। एनालिसिस में बच्चा जो है ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। पहले अवस्था में केवल जैसा वो दिखता है उसको वैसे ही वो समझता है। दूसरे स्तर में ज्यामितीय आकृतियों के गुणों को भी वो समझने लगता है कि जैसे आयत के सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तीसरा जो स्तर आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें बच्चा जो है दो ज्यामितीय आकृतियों के को गुणों के आधार में संबंधित करना सीख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो रिलेशन करना जो है गुणों के आधार पे बच्चा जान जाता है। कौन सी अवस्था में, इनफॉर्मल डिडक्शन अवस्था में। तो बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ रोहित ये जान गया है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, मतलब दोनों के गुणों के आधार पर वो संबंध स्थापित करने में सक्षम हो पा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, संबंध या एनालिसिस। इनफॉर्मल डिडक्शन भी हो सकता था यहाँ संबंध की जगह में। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब हम अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे तो उन्हें पहले विशिष्ट उदाहरण देंगे और फिर नियम को बताएंगे। तो किस पद्धति में ऐसा किया जाता है, आगमनात्मक पद्धति में। तो इसका ये आंसर सही होगा। इंडक्टिव मेथड में जो है पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताए जाते हैं। तो बच्चों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में या अभाज्य संख्या के बारे में जब बताएंगे तो पहले हम उनको एग्जाम्पल देंगे और फिर नियम बताएंगे। तो ये हमारा सही आंसर होगा। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच के विकास एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच जो निकट संबंध होता है उसे अनुसंधान के द्वारा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अनुसंधान के द्वारा ही हम सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पना के विकास के बीच के निकट संबंध को बता सकते हैं। तो आंसर हमारा सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, मतलब मैथमेटिकल लर्निंग का जो असेसमेंट है कैसा होना चाहिए, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इन सभी पद्धतियों से जो है मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जो है कक्षा के दौरान प्रश्नों से जो हम प्रश्न पूछा जाता है उसको बोला जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान ये अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है टीचरों के द्वारा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट इन टर्म जो एग्जाम होता है वो होता है समेटिव, जैसे वार्षिक परीक्षा होता है, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ये समेटिव असेसमेंट आता है। निदानात्मक, बच्चे को लर्निंग में क्यों और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है उसको जानने के लिए जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना है, 110 रुपया है। अब इसे 10% की हानि में बेचेंगे, अर्थात ये अपने आप में क्या है, 100% है, क्रय मूल्य 100% होता है, 10% की हानि में अर्थात इसको 90% में हम बेचेंगे। तो 110 इंटू कर देंगे 90%, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 11 या 99, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 99 रुपीज़। अगला प्रश्न क्या है, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, यह किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि से। आंसर भी हमारा सही आंसर होगा। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, यह है क्या, छोटी छोटी प्रश्न में हमें सूचनाएं दिया रहता है और उन सूचनाओं को एकत्रित करके आपस में जोड़ के हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड है ये। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विश्लेषणात्मक विधि में क्या ज्ञात रहता है, अज्ञात चीज़ रहता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो और अज्ञात से, विश्लेषण विधि में अज्ञात से हम लोग ज्ञात की ओर जाते हैं विश्लेषण विधि में। ठीक है, संश्लेषण विधि में उल्टा रहता है, ज्ञात चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं आगमन विधि। निगमन विधि जो है इसका उल्टा होता है, पहले सामान्य नियमों सिद्धांतों को उससे जानकारी दी जाती है और फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ आएगा संश्लेषण विधि। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। ओरल एग्जाम्पल्स हेल्प टू डेवलप विच पावर इन पुपिल्स, विचार शक्ति को सही है, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति, तीनों ही शक्ति का विकास जो है मौखिक उदाहरण के द्वारा होता है, इसलिए उपरोक्त डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्या है, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या है। तो 20 मिनट में 960 शब्द, तो 1 मिनट में कितना होगा, 960 बटे 20, 1 मिनट में, तो 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, तो 60 के साथ गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 60 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 30, अब इस 30 का गुणा 96 के साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 6 तिया 18 की 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2880 शब्द 1 घंटे में वो टाइप करेगा। आंसर ये हमारा सही होगा। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ऐसा होता है बेलन जिसकी जो ऊंचाई है कितनी है, h, और यहाँ से इसकी त्रिज्या है r। तो आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, इसमें हाइट का गुणा कर दो तो आ जाएगा h, तो यह बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला प्रश्न क्या है, 6 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3/2 सेंटीमीटर माप के कागज का टुकड़ा काटा गया है, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो पूरा कागज है ये, ठीक है, इसका लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आयताकार है, तो आयत का पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 5 गुणे 6 इज इक्वल टू 30 आएगा। ये हुआ बड़े वाले आयतन का क्षेत्रफल। अब इस बड़े वाले से ये छोटे वाले आयताकार क्षेत्र को निकाल दिया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई है 2, तो इसका भी गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, इसका क्षेत्रफल हुआ 6 सेंटीमीटर। 30 में 6 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। पहले पूरे का निकालो, फिर इस छोटे भाग का निकालो और पूरे भाग में छोटे वाले को माइनस कर दो। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो गणित में शुद्धता होती है, सही है, विशिष्ट क्रम भी होता है और पैटर्न भी होता है, लेकिन विस्तारित अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं है बोला है। गणित जो है शुद्धता और संक्षिप्तता चाहता है, विस्तारित अभिव्यक्ति नहीं चाहता। तो सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। 3/16 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3/16 को 100 से गुणा करेंगे। ये 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में। 25 दिया 75, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो होगा 3 और 5। ठीक है, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, माइनस करेंगे फिर 3 जीरो, लगेगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 0। फिर 8 बार नहीं 7 बार, 4 सत्ते 28, बच गया 2, फिर लगाएंगे तो 0, तो 4 पंचे, तो 18.75 जो है परसेंट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे छोटे को पहले लिखना है। ठीक है, तो पहले इसको देखो, 9/14 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, लगाएंगे दशमलव, तो इसको हल कर रहे हैं ना पहले को, तो हो जाएगा 90। फिर 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, तो बचेगा 6, तो फिर लगाएंगे तो ये हो गया 60, 14 चौके 56, फिर आ गया 4, फिर लगेगा दशमलव, तो हो जाएगा 3, 14 तिया 42, तो यहीं तक इसको हल करते हैं। फिर 3.4, 3/4 को हल करेंगे तो कितना आएगा, लगाएंगे दशमलव, तो हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28, बचेगा 2 और 4, तो इससे बड़ा ये हो गया है ना। उसके बाद इसको हल करेंगे, लगाएंगे दशमलव, तो हो जाएगा 50, तो 4 बार जाएगा। अब यहाँ से समझ में तो आ ही गया कि सबसे बड़ा है बीच वाला, 3/4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है कौन, 0.643, मतलब 9/14, और फिर सबसे छोटा है 5/11। 3 4 बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा है 5/11, फिर इससे बड़ा है 9/14, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा 5/11 है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि 18:13.5 समानुपात है 16:x, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 18:13 समानुपात मतलब बराबर 16:x, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पक्षांतर कर दें। कैसे होगा, x = ये ऊपर चला जाएगा, तो 16 × 13.5 अपान 18 इधर नीचे, हल करेंगे 2 से 9 बार और 2 से 8 बार। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 है, एक बार इसको भी 9 एकम 9 लगा लो दशमलव, यहाँ 4 बचेगा, 9 पंचे 45, तो 8 × 1.5 आया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो आएगा 12, x का वैल्यू आया 12, तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सही 3/4 बटे 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 लिख सकते हैं, बटा ये क्या लिख सकते हैं, 8 एकम 8 और 1 9/8, और क्या लिख सकते हैं 1/4, यहाँ इंटू कर दो, जब साइन बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8/9, 4 से कटेगा 2 बार में, 11 दूनी 22, 22/9, 22/9 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110, गेंद संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना किस पहलू का उदाहरण है। तो ये किस पहलू का उदाहरण है, इसमें जो है बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर जो है पढ़ाई कराया जा रहा है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। पहले हम बच्चे को गेंद दिखाते हैं और संतरे दिखाते हैं, फिर उसको उसके बारे में गोलाई की अवधारणा को सिखाते हैं। तो पहले मूर्त चीज़ों को दिखा रहे हैं, फिर अमूर्त की ओर लेके जा रहे हैं, तो मूर्त से अमूर्त इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 8 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा, यही निकालना है। तो 3 8 और 4 औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ के कुल संख्या के से भाग कर देते हैं। 3 8 9 और x, संख्या कितना है 4, अब इसका औसत आ रहा है 6, इसको सॉल्व करो,
तो ये हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 8 और 9 17 और 1 17 और 20, तो हो गया 20 धन x बराबर, जब ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 24। फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 में 20 माइनस होगा इधर जाके तो हो जाएगा 4, तो यहाँ x का वैल्यू आएगा 4 प्लस का 4 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है ना, जहाँ द्रव्यमान को m से और आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। अब जो घनत्व का डिफिनेशन होता है, डेंसिटी का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये जो है इसका डेफिनेशन होता है। अब इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, v को इधर कर देंगे, वॉल्यूम को d के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू v, तो m इज इक्वल टू डी वी, एम इज इक्वल टू डी वी, ये जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ क्यूबॉइड का आयतन ज्ञात कीजिए। एक क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लो, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो सीधा देखो 14 8 कितना होता है 112, फिर 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2, 12 एकम 12, 14 की 4 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, 1344 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका राइट आंसर होगा 1344। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है, विच कॉन्सेप्ट आर मोर एब्स्ट्रैक्ट, ज्यामिति, बीजगणित और संख्यात्मक है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अधिक अमूर्त होता है बीजगणित, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें अज्ञात चरों के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, तो बी जो है अमूर्त, सबसे ज़्यादा अमूर्त है बीजगणित, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, √6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो 225, इसका वर्गमूल क्या होता है 6, 225, मतलब अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, वहीं 2.6 का स्क्वायर कितना होता है 6.76। तो इन दोनों के बीच का ये संख्या है, तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा होगा वही आंसर है। तो 25 और 26 के बीच में क्या आ रहा है 2.53, ये बीच वाला है, तो इसका ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 तथा लघुत्तम समापवर्त 30 है। एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें पता है LCM इंटू HCF लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का जो गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या हमें निकालना, ये रिलेशन होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनखंड। अब इसको सॉल्व करो तो महत्तम है 15 और लघुत्तम समापवर्त है 300 बराबर 60 गुणे x, ये 60 इधर आएगा, सॉल्व कर लो। 6 से 30 जो है 5 बार में कटेगा और 5 पंचे 15 पंचे 75, तो 75 जो है दूसरी संख्या होगी, आंसर सी हमारा राइट होगा। निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। तो चाल दूरी, तो भी हमारा सही है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल निकालना है तो दूरी के साथ जो समय लग रहा है उसको भाग कर दो, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये फ्री फंड का आंसर वाला, फ्री फंड का नंबर मिलने वाला क्वेश्चन था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम प्रश्न है। तो मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 81 दिया है, मूलधन होता है मूलधन गुणे दर गुणे होते हैं टाइम, तो टी रख दो, अपान कर दो 100, ये सूत्र है, इसी में रखना है। अब यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए नीचे में एक और जीरो रख सकते हैं, तो ये बन गया 1000। अब इसको सॉल्व कर दो, तो एक जीरो कैंसिल यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये 45 हो चुका है ना, ध्यान रखना ये क्या बन चुका है 45। 5 से कटाएंगे तो ये 9 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो ये 9 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। अभी हो जाएगा 9 नहीं 81, तो ये 81, ये दोनों 9 नीचे आ जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। समय निकालेंगे 81 और ये 81 कटा तो समय क्या निकला 4, तो 4 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया है, हर साल के एग्जाम में आता है। किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रामिंग मॉडल। जो बैंकिंग मॉडल ये दिया गया पाउलो फ्रेरे के द्वारा, पाउलो फ्रेरे बैंकिंग मॉडल, जिसमें बच्चों को विषय वस्तु को रटने पर बल दिया जाता है। और बैंक में जैसे हम पैसा जमा कर देते हैं वैसे ही बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दिमाग में ज्ञान को भंडारित करके रखे और एग्जाम में उसे पूरा लिख दे, तो यह होता है बैंकिंग मॉडल। लेकिन चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है प्रोग्रामिंग मॉडल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग। तो संचार कम्युनिकेशन तो है आयाम, स्वरूप और कार्य पद्धति भी आता है। गणित के प्रति अरुचि, गणित के प्रति अरुचि मूल्यांकन का आयाम कैसे हो सकता है, तो नहीं है बोला है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। गणितीय तर्क शक्ति भी मूल्यांकन का आयाम है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने कुल 30 प्रश्नों को हल किया है, सीजीटेट में आए हुए प्रश्नों को, गणित को भी और गणित के पेडागोजी को भी। अगर ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।